मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ा था। गुप्तकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी। गुप्तकाल के समाज के बारे में भी पढ़ा था। अब हम वर्धन वंश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश के 3 राजा हुए। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं: प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राज्यश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी था। कन्नौज इसकी राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। आगे ये जो क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ध्यान देना। चीनी यात्री हिनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। क्या नाम था चीनी यात्री का? हिनसांग। ये आपके वर्धन वंश के बारे में था। अब आपका नेक्स्ट वंश स्टार्ट होता है, वो है पाल वंश। देखिए, इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। मैंने सभी जो राजा हैं इसके उन पर टिक कर दिया है, आप ध्यान से इसको पढ़ना। धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। जो त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था वो किस किस के मध्य चला था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य। इसे ही त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अब क्रम से चल रहे हैं, देखिए ये सारे पहले यहाँ पर बता दिया। गोपाल ने इस वंश का उद्भव माना जाता है, यानी इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। फिर पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल। अब नेक्स्ट इसके बाद बताया है कि उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। आगे देखिए, देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होने लगी। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। अब ये जो चोल राजा हैं वो चोल प्रशासन और चोल वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। अब यहाँ इसकी कुछ संस्कृति के बारे में बताया है, वो देखिए। पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई।
नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। ये पाल वंश था आपका। अब आता है आपका राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। किसने की थी इस राजवंश की स्थापना? दंती दुर्ग ने। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। किसे? नासिक को। इस वंश में 14 शासक हुए। अब प्रमुख शासकों का यहाँ वर्णन है। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। आगे अगला शासक आता है। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। इस पर ध्यान दें, क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक, अगले शासक आ रहे हैं इसमें, अमोघ वर्ष शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। नेक्स्ट शासक 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। यहाँ तक आपको इसके शासक पढ़ा दिए गए हैं। आगे देखिए, राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तैलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा बलराज संबोधित किया है। ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, वो सब आपको याद करने हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। किसने की थी? नागभट्ट ने। अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। इसके नेक्स्ट शासक आते देखिए। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय नेक्स्ट शासक बताया है इसमें, वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय। यहाँ भी मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तो आपको नागभट्ट द्वितीय के बारे में क्या बताया? वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018-19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है और जो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान किस शासक के समय भारत आया था? नागभट्ट, वो इसमें क्या बताया गया है? राजा भोज प्रथम, जिसको मिहिर भोज भी कहा जाता है। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो
कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। यानी कपूर मंजरी नाटक के रचयिता का नाम दिया है राजशेखर। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्रतित्य से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं का क्रम दिया है इसमें, ये भी आपको याद करना है। भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौटे जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गण के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गहड़वाल तथा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये जो मैंने आज पढ़ाया है इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपको आपकी कॉपी में भी करने हैं और याद भी करने हैं।